हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स और फिजियोग्नोमिक कैरेक्टर्स की। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा प्लांट कम्युनिटी पर। चलिए, तो सिंथेटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी की, फाइडेलिटी एंड डोमिनेंस की। प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी क्या होती है? प्रेजेंस इज यूज टू शो मोर और लेस परसिस्टेंट अकरेंस ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द स्टैंड्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट कम्युनिटी। प्रेजेंस का मतलब है कि किसी भी प्लांट कम्युनिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो किन प्लांट स्पीशीज़ की जो अकरेंस है वो परसिस्टेंट है, मतलब कि वो कितना परसिस्टेंटली प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंस। और कॉन्स्टेंसी क्या होती है? कॉन्स्टेंसी रेफर टू हाउ यूनिफॉर्मली अ स्पीशीज अकर्स इन नंबर ऑफ स्टैंड्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ कम्युनिटी। मतलब सेम टाइप ऑफ कम्युनिटी में यदि आप जितनी भी बार क्वाड्रेट्स की मेथड से या किसी और मेथड से स्टडी कर रहे हैं तो उस स्पीशीज़ की कितनी कंस्टेंट परफॉर्मेंस है, मतलब वो हर क्वाड्रेट में पाई जा रही है या नहीं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो स्पीशीज दैट अकर इन 90% और मोर ऑफ द स्टैंड्स आर कॉल्ड द कांस्टेंट स्पीशीज। मीन्स दिए गए जितने भी आप कम्युनिटी के पार्ट्स स्टडी कर रहे हैं उसमें यदि वो 90% से ज़्यादा स्कोर करती है तो उस प्लांट स्पीशीज़ को हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीशीज़। तो इसका संबंध जो प्रेजेंस और कांस्टेंट है इसको हिंदी में हम कहते हैं उपस्थिति तथा स्थिरता। तो उपस्थिति मतलब प्रेजेंस एंड कांस्टेंस मतलब स्थिरता। तो इसका संबंध किससे है? प्लांट फ्रीक्वेंसी से, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से काउंट करते हैं। यह प्लांट कम्युनिटी में किसी जाति विशेष के सदस्यों की उपस्थिति की सीमा दर्शाते हैं। यदि किसी जाति की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी अधिक हो, मतलब वो क्या है, आवृत्ति अधिक का मतलब वो बार बार पाई जाती हो, तो समुदाय में अधिक उपस्थिति एवं स्थायी मानी जाती है। दैट मीन्स जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होएगी वो उसकी प्रेजेंस और कॉन्स्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। पादपों को प्रदर्शित आवृत्ति के आधार पर उनको हम निम्न समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। सपोज रेयर मतलब दुर्लभ, जिसमें कि अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स में से 1 से 20% उपस्थित हों, उनको हम कहते हैं रेयर या दुर्लभ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ओकेजनल या विरल, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो 21 to 40%। नेक्स्ट आता है ऑफन प्रेजेंट, दैट मीन्स प्राय उपस्थित, जब कितनी हो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 41 to 60%। उसके बाद आता है मोस्टली प्रेजेंट, दैट इज अधिकांश उपस्थित, जब फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हो 61 to 80%। और सबसे लास्ट या मोस्ट फ्रीक्वेंट है सदैव उपस्थित, दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट 80 to 100%। तो किसी भी जाति की उपस्थिति या स्थिरता को हम इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो रेयर है, ओकेजनल है, ऑफन प्रेजेंट है, मोस्टली प्रेजेंट है या कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ कंसर्न विद द अकरेंस ऑफ अ स्पीशीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटी टाइप्स। मतलब अलग अलग कम्युनिटी टाइप्स के अंदर उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की कितनी अकरेंस है। फाइडेलिटी को हम हिंदी में कहते हैं वास्तनिष्ठा या संलग्नता। किसी जाति के वितरण की वह सीमा या मात्रा जिसमें वह जाति अपने वितरण में एक ही समुदाय तक सीमित होती है उसकी फाइडेलिटी कहलाती है। ओके, कुछ जातियां इतनी सामान्य होती हैं कि प्राय सभी समुदायों में उपस्थित होती हैं, मतलब जो जितनी सामान्यतः सभी में पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ जातियां कुछ विशेष समुदाय में ही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का जो इनका रिलेशन है, ये कौन सी स्पीशीज़ किन किन कम्युनिटीज़ में पाई जा रही है, इस रिलेशन को हम फाइडेलिटी या वास्तनिष्ठा से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अतः जिस जाति की वास्तनिष्ठा या फाइडेलिटी मिनिमम होती है वह अनेक समुदाय के अंदर पाई जाती है, मतलब वो सामान्यतः पाई जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब फाइडेलिटी मिनिमम है इसका मतलब क्या है कि वो अनेक समुदाय में पाई जाती है, वो बहुत सामान्य स्पीशीज़ है। तथा जिसकी फाइडेलिटी अधिक होती है वह किसी समुदाय विशेष में पाई जाती है।
फाइडेलिटी का संबंध उस जाति की इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से है। जिस जाति का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड या उसकी सहनशीलता की सीमा अधिक होगी उसकी फाइडेलिटी कम होगी। मतलब यदि वो टॉलरेंस पावर उसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स वो अलग अलग जगहों पर क्या है आराम से प्रेजेंट रह सकती है। दैट मीन्स उसका जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है या उसको अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता है वो ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ के अंदर वो प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट रह सकती है। दैट मीन्स उसकी जो फाइडेलिटी है वो कम है। और या जिसका इसके अपोजिट क्या है, जिसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कम है उसकी जो फाइडेलिटी है वो ज़्यादा होगी, अर्थात जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि जो उसका एम्पलीट्यूड उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो कम है, वो किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ही वो प्लांट स्पीशीज़ पाई जा सकती है। तो इसके आधार पर फाइडेलिटी के आधार पर हमने अलग अलग इनकी क्लासेस बनाई हैं, F1, F2, F3, F4, F5। F यहाँ पर क्या है, फाइडेलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं F1, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजर या अजनबी। यह है, इसका मतलब है संयोगवश पाई जाने वाली जाति। फिर F2 पे आता है इनडिफरेंट, मतलब उदासीन। ये जातियाँ किसी भी समुदाय में पाई जा सकती हैं, लेकिन इनका किसी विशेष से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके बाद थर्ड नंबर पे F3, इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल, वरीयता वाली जातियाँ। इसमें कौन सी मिलती हैं, वे जातियाँ जो अनेक समुदायों में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ समुदायों में ये बहुलता से या ज़्यादा पाई जाती हैं। मतलब इनका प्रेफरेंस होता है कि कौन सा इनको ज़्यादा पसंद है और कौन सी कम्युनिटी इनको कम पसंद है। उसके बाद F4 में आती हैं सेलेक्टिव या वर्णात्मक जातियाँ। वे जातियाँ जो कुछ विशेष समुदाय में ही पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी अन्य समुदायों में भी मिलती हैं। मतलब ये बहुत सेलेक्टिव होती हैं और कुछ सेलेक्टेड समुदाय में ही या कम्युनिटीज़ में ही पाई जाती हैं, पर कभी कभी बाई चांस से कुछ समुदायों में मिल सकती हैं। और लास्ट में आता है विशिष्ट, मतलब एक्सक्लूसिव। जैसा नाम से ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उन एक्सक्लूसिव प्लांट कम्युनिटीज़ में ही पाई जाती हैं जहाँ पर उनको क्या है सब कुछ फेवरेबल मिलता है, ये वहीं पर पाई जा सकती हैं। तो ये बात हो गई फाइडेलिटी की। चलिए नेक्स्ट है डोमिनेंस। Dominance are those species which have high number and large volume in relation to other species. Dominance का क्या मतलब हो गया, प्रधानता। तो ऑब्वियसली वही स्पीशीज़ पाई जाएंगी जिनका कि नंबर ज़्यादा होगा और as compared to the other species. Constant species occurring in more than 80% of the stands with the highest cover of numerical abundance may be designated as the dominance. इसका क्या मतलब है कि जो डोमिनेंस का, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम किसके मानों पर लेके चलते हैं, सघनता मतलब डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कवर। तो जब हम बात कर रहे थे अपने क्वांटिटेटिव करैक्टर्स की, तो उसके अंदर हमने क्या ज्ञात किया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, कवर क्या होता है। तो उन्हीं के मानों या उन्हीं के परिणामों के आधार पर कर्टिस एंड मैकिंटॉश 1950 ने एक क्या बनाया, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स बनाया। इसे हिंदी में कहते हैं महत्वशील मान घातांक। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, जिसे हम IVI भी कहते हैं, इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। इसका विचार उन्होंने प्रस्तावित किया कि समुदाय में या कम्युनिटी में किसी जाति का महत्वशील मान घातांक मतलब इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स उसकी सापेक्ष महत्ता की जानकारी देता है। मतलब वो कितनी इम्पॉर्टेंट है इसकी जानकारी देता है ये इंडेक्स। किसी भी कम्युनिटी में यदि जो ये इंडेक्स है इसका कुल योग 300 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह सघनता, आवृत्ति और आवरण के सापेक्ष मानों का योग होता है। तो किसी भी स्पीशीज़ का कम्युनिटी में इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स उसके इम्पोर्टेंस की जानकारी देता है। चलिए, ये तो आपकी हो गए सिंथेटिक करैक्टर्स या संश्लेषणात्मक लक्षण।
इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोग्नोमी कैरेक्टर्स की। तो फिजियोग्नोमी क्या होती है? इट इज़ अपीयरेंस ऑफ ए स्टैंड। फिजियोग्नोमी का क्या मतलब है? स्वरूप कैसा होता है, किसी भी कम्युनिटी के स्वरूप को हम कहते हैं उसकी फिजियोग्नोमी। तो यह वनस्पति का क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मतलब कि वो बाहर से किस तरह से दिखती है, जो पादप समुदाय की प्रभावी जातियों के वृद्धि रूपों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। मतलब जैसे किसी एक समुदाय में झाड़ियों के साथ विशाल वृक्ष प्रभावी जाति हों, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक वन है। दैट मीन्स आप किसको कहेंगे? फॉरेस्ट या वन, जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं पर वहाँ पर झाड़ियाँ भी होती हैं। तो जो मोस्ट डोमिनेंट, मतलब जब देख के आप बता सकते हैं ना ये ग्रासलैंड है या ये वन है, तो उसको हम जो अपरेंटली आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस नज़र आती है वो उस कम्युनिटी की क्या कहलाती है? उसका स्वरूप या उसकी फिजियोग्नोमी कहलाती है। जैसे कि ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, चलिए फिजियोग्नोमी के अंदर नेक्स्ट है पैटर्न। क्या होता है? पैटर्न इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिजियोग्नोमिक कॉन्ट्रास्ट सच एज श्रब्स इन अ ग्रासलैंड और वेजिटेशनल जोन अराउंड अ लेक। मतलब जब इनका फिजियोग्नोमिक कॉन्ट्रास्ट के जैसे एक ग्रासलैंड के अंदर श्रब भी पाए जा सकते हैं और वेजिटेशनल जोन अराउंड अ लेक के आसपास क्या होता है? वेजिटेशनल जो है आपका जोन भी पाया जा सकता है। तो कॉजेज़ ऑफ पैटर्न क्या होते हैं? अलग अलग पैटर्न्स क्यों पाए जाते हैं कम्युनिटी के अंदर, उनका रीज़न क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी वजह से अलग अलग पैटर्न्स पाए जा सकते हैं कम्युनिटी में। एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़ हो सकता है, वेरिएशन इन सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। Now next is life forms. Life forms क्या होती हैं? The characteristic vegetative appearance of the plant body and its longevity is known as life form. लाइफ फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं जीवन रूप। और रोंकियर्स ने क्या किया था? 1934 में उन्होंने क्या किया था? पादपों में जो लॉन्गेटिविटी बीजों के अतिरिक्त पेरिनेटिक ऑर्गन्स जैसे कि वेजिटेटिव बड्स हैं, मतलब कायिक कलिका हैं, कंद हैं, प्रकंद हैं, उनके द्वारा होती है। ठीक है, तो रोंकियर्स लाइफ फॉर्म्स, उसने अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स, मतलब सीड के अलावा वो पार्ट्स जिनसे कि हम प्रोपगेशन कर सकते हैं प्लांट्स का। ये जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स होते हैं वे प्लांट्स को जलवायु की विषम परिस्थितियों के प्रति सुरक्षित रखते हैं। तो ये पेरिनेटिंग, जैसे नाम से पता, पेरिनेटिंग मतलब कि वो किस में हेल्प करते हैं? उनको अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर पेरिनेट करने में मदद करते हैं। मतलब उस टाइम पर क्या होते हैं, वो या तो ज़मीन के अंदर रहते हैं या किस तरह से वो प्लांट को बचाते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट जब भी कंडीशंस फेवरेबल हों वो जर्मिनेट हो सकें अदर देन द सीड्स। उनके अनुसार ये जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स की ऊंचाई है पौधे की प्रिमिटिव अथवा एडवांस प्रकृति तथा जलवायु के लिए उनकी अनुकूलता को व्यक्त करती है। तो उस जो ये थे आपके रोंकियर 1934 ने जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स की विविधता के आधार पर कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स है कहाँ पर लगते हैं, कैसे होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने प्लांट कम्युनिटी के पौधों को 5 रूपों के अंदर बांटा। तो ये इस के अंदर आप देख सकते हैं रोंकियर 1934 हैज़ क्लासिफाइड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर द ग्रोथ पॉइंट इज लोकेटेड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सीजन। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने बताया फेनेरोफाइट्स। फेनेरो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है विजिबल। ग्रोथ पॉइंट या बर्ड्स in unfavorable season at least 50 centimeters above ground level. Example trees, bushes, lianas. ओके, तो सबसे पहले जो फेनेरोफाइट्स हैं इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तोद्भिद। ये अधिकतर वृक्ष होते हैं जिनके जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं उनके प्ररोह पर ऊंचाई पर लगे रहते हैं, जिन पर कभी कभी शल्कीय आवरण या स्केली कवर सा पाया जाता है। उष्ण कटिबंधों में इनकी बाहुल्यता पाई जाती है तथा जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर इनकी संख्या कम होती है। किसकी? फेनेरोफाइट्स की। ये क्या होते हैं? स्केल युक्त या स्केल नहीं भी होता, इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं और ये सदाबहार पौधे होते हैं या डेसिडुअस भी हो सकते हैं। और ऊंचाई के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। मतलब फेनेरोफाइट्स को दोबारा से हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1
मेगाफेनेरोफाइट्स, देन मीजोफेनेरोफाइट्स, माइक्रोफेनेरोफाइट्स एंड नैनोफेनेरोफाइट्स। सबसे पहले मेगाफेनेरोफाइट्स, इसको मैं हिंदी में बोल देती हूँ गुरु उन्मृदोद्भिद। इसको 30 मीटर से अधिक लंबाई के, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर ये मतलब यहाँ पर जो 30 मीटर से अधिक लंबाई के होते हैं। फिर मीजोफेनेरोफाइट्स, दैट मीन्स सम उन्मृदोद्भिद, ये 8 से 30 मीटर लंबाई वाले। देन माइक्रोफेनेरोफाइट्स मतलब लघु उन्मो मृदोद्भिद, 2 मीटर से 8 मीटर ऊंचे। देन नैनोफेनेरोफाइट्स, जो कि हिंदी में इसे कहते हैं वामन उन्मृदोद्भिद, जो कि 2 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। ओके, तो इस तरह से फेनेरोफाइट्स को भी हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मेगा, मीजो, माइक्रो एंड नैनो। नेक्स्ट हमारा आता है कैमेफाइट्स। कैमेफाइट्स को हम कहते हैं भूतलोद्भिद। कैमेफाइट्स, इसका ग्रीक का कैमे का मतलब है क्लोज टू द ग्राउंड। फेनेरो का क्या मतलब होता है? विजिबल। अब कैमे का मतलब है क्लोज टू द ग्राउंड, तो जैसे नाम से ही पता ही कहाँ पर होंगे। इनका जो ग्रोथ पॉइंट है इन अनफेवरेबल सीजन अप टू अबाउट 50 सेंटीमीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। एग्जाम्पल मैनी पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट्स। तो ये वृक्ष रूप पौधे, ये वाले जो होते हैं कैमोफाइट्स, ये ठंडे क्षेत्रों या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। और इन पौधों में जो इनके पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं वो भूमि की सतह पर या भूमि के बहुत निकट पाए जाते हैं। इनको भी हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला सब फ्रूटकोस, इसे हिंदी में कहते हैं भूतलोद्भिद। इसमें प्ररोह जो होते हैं वो सीधे और चिरकालिक अंग आधार पर होते हैं, मतलब बेस पर होते हैं। उसके बाद है एक्टिव कैमोफाइट्स, मतलब सक्रिय भूतलोद्भिद। इसमें जो इनके पेरिनेटिक ऑर्गन्स हैं वो पर्व संधियों पर होते हैं। देन कम्स द पैसिव कैमोफाइट्स, मतलब निश्चेष्ट भूतलोद्भिद। इनमें ये जो चिरकालिक जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स हैं वो क्षैतिज प्ररोह पर होती हैं। और नेक्स्ट कुशन कैमोफाइट्स, मतलब तल्प भूतलोद्भिद। इसमें जो प्ररोह होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमीक्रिप्टोफाइट्स। ग्रीक में हेमी का मतलब है हाफ और क्रिप्टो का मतलब है हिडन। ग्रोथ पॉइंट या बर्ड्स इन अनफेवरेबल सीजन्स नियर द ग्राउंड, कॉमन डेजी एंड डैंडेलियन। तो इसके अंदर क्या है? इनके अंदर जो हैं ये शाकीय पौधे होते हैं। इनमें पेरिनेटिंग ऑर्गन्स भूमि की सतह पर पाए जाते हैं। ये प्लांट्स ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा इनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं, वायु भाग होते हैं, वे विषम परिस्थितियों के अंदर सूख जाते हैं। देन कम्स द क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, या इनको हम जियोफाइट्स भी कहते हैं। दैट मीन्स इन जियो का मतलब आपको पता ही है, अर्थ होता है। तो ग्रोथ पॉइंट या बर्ड्स इन अनफेवरेबल सीजन बिलो ग्राउंड लेवल एज राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉर्न। तो ये किसके रूप में पाए जाते हैं? राइजोम के रूप में या बल्ब के रूप में या ट्यूबर के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रॉकस एंड ट्यूलिप्स। ठीक है, तो क्रिप्टोफाइट्स के अंदर जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं वो भूमि की सतह के नीचे या जल, यदि एक्वेटिक है तो जल निमग्न होते हैं। अतः इन पादपों को हम जियोफाइट्स भी कहते हैं। जलोद्भिद एवं मूल परजीवी इसी श्रेणी में आते हैं। इनको हम अगेन 3 उप समूह में या 3 अलग सब ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। पहला होते हैं जियोफाइट्स, देन हेलोफाइट्स एंड देन द हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद जो 5th रॉन्कियर ने बताया वो थे थेरोफाइट्स एज सीड, जैसे कि एनुअल प्लांट्स, मतलब इनके अंदर क्या है, सीड्स के थ्रू इनका मतलब नेक्स्ट सीजन में वो सीड्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं। तो ये 1 वर्षीय पादप होते हैं जो बीज से बीज तक अपना जीवन चक्र वर्ष के उपयुक्त मौसम फेवरेबल सीजन में पूर्ण करते हैं। इनका जीवन चक्र कुछ सप्ताह से कुछ माह होता है। ये पर्यावरण की विषम परिस्थितियों को बीजों के रूप में रहकर व्यतीत करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्कियर्स लाइफ फॉर्म।
ये इन्होंने ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर है इस हिसाब से इन्होंने ये बनाया है। जैसे फेनेरोफाइट्स मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर्स पर उनके जो पेरिनेटिक ऑर्गन्स हैं वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट पर कौन से आएंगे, कैमोफाइट्स, फिर उसके नेक्स्ट पर हेमिक्रिप्टोफाइट्स, फिर क्रिप्टोफाइट्स, फिर या जियोफाइट्स जो कि बिल्कुल क्या होंगे, ज़मीन के अंदर होंगे। और ये जो हैं आपके थेरोफाइट्स, जो कि थेरोफाइट्स कौन से होंगे, जो कि सीड्स के से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोंकियस लाइफ फॉर्म्स, जो कि अलग अलग मैंने ये प्लांट्स के रूप में शो कर रखा है। ये जहाँ पर इसको डायग्राम में जहाँ पर ये अल्फ़ाबेट से ए जो फर्स्ट जो ऊंचा पेड़ है वहाँ पर आप देख सकते हैं फेनेरोफाइट्स। यहाँ पर आप बर्ड्स इनकी कहाँ पर प्रेजेंट है, बी में देख सकते हैं। ओके, सी में कहाँ प्रेजेंट है, डी, तो ये इनके अंडरग्राउंड प्रेजेंट है। और ये यहाँ लास्ट के अंदर आपके जो थेरोफाइट्स हैं वहाँ पर सीड्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा रोंकिया ने 1936 में पत्तियों के आधार पर जीवन रूपों का एक नया वर्गीकरण भी प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक वर्ग की पत्ती का आकार अपने पिछले वाले वर्ग की पत्तियों के आकार से 9 गुना अधिक होता है। ये उन्होंने कैलकुलेशन की थी। दैट मीन्स तो उन्होंने पत्तियों के आधार पर क्या क्या चीज़ें कौन कौन से उन्होंने समूह बताए। मेगाफिल मतलब जहाँ पर पर्ण का आकार कितना था, 164025 वर्ग मिलीमीटर से बड़े थे। उसके बाद थे मैक्रोफिल्स, इनका क्या साइज़ था, 18225 से 164025 वर्ग मिलीमीटर। देन कम मीज़ोफिल, 2025 से 18225 वर्ग मिलीमीटर। फिर माइक्रोफिल्स 225 से 2025 वर्ग मिलीमीटर। फिर नैनोफिल्स 225 से 225 वर्ग मिलीमीटर। और फिर लैप्टोफिल्स 25 वर्ग मिलीमीटर से छोटे। तो किसी भी पादप समुदाय के उच्च पादपों की सभी जातियां एक या दूसरे जीवन रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। एक समुदाय में संख्या या प्रतिशत के रूप में विभिन्न जातियों के जीवन रूपों का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये फेनेरोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, इनकी ही डिटेल्स दे रखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये स्पेक्ट्रम एक दे रखा है कि किस किस तरह से रेन फॉरेस्ट के अंदर या हार्डवुड फॉरेस्ट के अंदर या न्यू जर्सी पाइन बैन, इनके अंदर अलग अलग पैटर्न्स किन किन प्लांट्स का किस तरह से है। तो ये मैंने इसको बार्स के रूप में शो कर रखा है। थैंक यू सो मच। तो दिस फिनिशेज अवर प्लांट कम्युनिटी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ पढ़े, डिफरेंट वेज पढ़े कि हम प्लांट कम्युनिटी को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्लांट कम्युनिटी की क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरह की प्लांट कम्युनिटी है। थैंक यू सो मच।